सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि बेहतर ढंग से आप कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या यूं कहें कि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। इसका लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरे तरफ आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक तरफ पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप भूल रहे हैं। बस एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। नोट्स को रोज 1 घंटे पढ़िए। हमारे द्वारा खुद के द्वारा तैयार किया गया नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझिए कि किस लेवल की तैयारी आप कर चुके हैं, तैयारी कितनी हो चुकी है, प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें सुधार करके फिर अगला टेस्ट दे करके अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है, आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। अगर जो हम लोग बात करें कोर्स की वैलिडिटी की, तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ कोई और वैकेंसी आती है उसके लिए भी जब नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो सीधे आप मुझे इस नंबर पे, ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर किस तरीके से कोर्स को परचेज करना है, या किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी इंक्वायरी आपकी हो तो मुझसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू और या कॉल के थ्रू आप बात भी कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध हैं, अलग अलग बैच हैं। उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी में अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए अलग अलग बैच है, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब सभी परीक्षाओं के लिए आपको इकोनॉमिक्स का अलग अलग बैच मिल जाएगा। और एक बात मैं और आप लोगों को सेशन शुरू करने के पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी और पीजीटी और साथ ही साथ में दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, अब इस दोनों परीक्षाओं की परीक्षा तिथि को तय कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का डेट क्लियर हो गया है और ये कोई फेक न्यूज नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज नहीं है। इसका दोस्तों मैंने पड़ताल किया मैंने आयोग से, आपका जो आयोग करवाता है परीक्षा, वहां से मैंने जानकारी इकट्ठा की और मैंने ये देखा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आपको 4 से 5 अप्रैल के मध्य देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 अप्रैल अभी संभावित परीक्षा तिथि है, मतलब इस तिथि में संभावना है 4 या 5 अप्रैल को। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है ये आपको फरवरी के
प्रथम सप्ताह में इसकी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है ये जो है ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी। ठीक है, अप्रैल। तो अब एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी या उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ है। और ये मैं भी चाहता था कि जब भी परीक्षा का डेट अनाउंस हो, तो जब भी परीक्षा का डेट अनाउंस हो उससे पहले बच्चों को कम से कम 60 दिन या 90 दिन का समय दिया जाए, ताकि बच्चे बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो एक बार अगर जो 100 दिन या 120 दिन का समय मिल जाता है तो सभी स्टूडेंट अपने आप को उस अनुसार से मैनेज करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ बिल्कुल पक्की है। और अब आप लोगों को तैयार हो जाना है कि आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फरवरी में है। ये निश्चित तौर से दोस्तों मान के चलिए कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप यथाशीघ्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास कम से कम 120 दिन के आसपास का समय है। इतने समय में अगर जो आप चाहेंगे तो 2 बार सिलेबस को पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप 4-5 घंटे रोज मेहनत करें, 3-4 घंटे रोज मेहनत करें तो अभी से भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस का बैच आ रहा है उसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की क्या होती है? 2 शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की क्या होती है? 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक सेकेंड। ठीक है, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगर जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो इसमें किसी एक इकाई का अध्ययन होता है, किसी एक यूनिट का अध्ययन होता है। जैसे कि किसी एक परिवार का अध्ययन हो जाएगा, या किसी एक उद्योग का अध्ययन हो जाएगा, या किसी एक फर्म का अध्ययन हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, तो राष्ट्रीय आय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी एक यूनिट का अध्ययन होता है, किसी एक इकाई का अध्ययन होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आय का अध्ययन हो सकता है, किसी परिवार का अध्ययन हो सकता है, किसी फर्म का अध्ययन हो सकता है, किसी उद्योग का अध्ययन हो सकता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन होता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय हो गया, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ही तो बताता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं कि सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर कहाँ पे देखने को मिलता है भाई? सामान्य कीमत स्तर कहाँ पे देखने को मिलता है? अब आप पूर्ण प्रतियोगिता आपको याद आनी चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है। तो मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की जब बात होती है तो ये क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर की बात होती है। और ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाएगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है? तो सामान्य कीमत स्तर समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग वक्र को ऊपर दाई ओर खिसका देता है? कौन सा कारक ऐसा है जो मांग वक्र को ऊपर दाई तरफ खिसका देता है? और सभी लोग एक बात और समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 24,000
शिक्षक भर्ती और आने वाली है, इस पे भी बात हुई है आयोग में इस पे भी बात हुई है और ऑलरेडी पोर्टल खोला जा चुका है। अभी जो अध्यक्षिका महोदय हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने यही बताया, कुछ लोगों की बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि जो 24,000 का नया विज्ञापन आने वाला है शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके लिए भी पोर्टल खोला जा रहा है और बहुत जल्दी वो भी नया विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल अब तैयारी में लग जाइए मेहनत से। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग वक्र को ऊपर दाईं ओर खिसका देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए, कि देखिए सर जी, मांग वक्र को दाईं ओर खिसकाने का मतलब क्या होता है। तो मांग वक्र को दाईं ओर खिसकाने का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है और उस वस्तु की कीमत स्थिर है, उस वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है, कीमत क्या है, स्थिर है, तो जाहिर सी बात है कि जब आय में वृद्धि होगी तो एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि पैसा होगा तो आप ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे। तो ये बात पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर जो आपकी आय में कमी आ रही है, और वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है, वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, तो अगर जो वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है तो आपके पास जब कम पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यही तो बताता है ना, जब हम लोग मांग वक्र को पढ़ते हैं तो दो बातों को ही तो पढ़ते हैं ना, कि यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होती है और वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो व्यक्ति मांग को अपने क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो आय में कमी आती है और वस्तु की कीमत स्थिर होती है तो मांग में कमी आती है। अब मांग वक्र ऊपर दाईं ओर क्यों होता है, अर्थात मांग वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ क्यों होगा, तो इजी सी बात है कि भैया मांग तभी ऊपर जाएगा जब आय की वृद्धि होगी, तभी तो आप मांग को बढ़ा पाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, अर्थात इसी कंडीशन की बात हो रही है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, ह्रासमान प्रतिफल में क्या देखने को मिलता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ह्रासमान प्रतिफल के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या होता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैमाने का घट, ठीक है, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था, इसे और हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल नियम को और हम किस नाम से कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब मान लीजिए, हाँ ठीक 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 ठीक, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं ना कि तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक वृद्धिमान होता है, तो यहाँ पे फर्म क्या करता है कि अपने उत्पादन के साधनों को बढ़ाता चला जाता है, और जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को बढ़ाता है उसकी औसत लागत में कमी आने लगती है। और ये जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी अवस्था में, यहाँ पे उसकी औसत लागत न्यूनतम हो जाती है और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है, और यही साम्य की अवस्था होता है। लेकिन कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने उत्पादन के साधन को और बढ़ा दें, उत्पादन के साधन को और बढ़ा दें, जैसे श्रम को और बढ़ा दें, पूंजी को और बढ़ा दें, ठीक है, और उत्पादकता को और बढ़ा दें। तो जिस अनुपात में श्रम के साधनों को बढ़ाया जाता है, उस अनुपात से कम तेजी, जिस तेजी से उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है उतनी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो उत्पादक होता है उसको क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं
ह्रासमान प्रतिफल। तो ह्रासमान प्रतिफल की अगर जो हम लोग बात करें तो सीमांत लागत इसमें क्या होता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि एक उत्पादक जो होता है वो अति महत्वाकांक्षी हो जाता है और वो अपने दूसरी अवस्था में जब वो साम्य प्राप्त कर लेता है, इसके बावजूद भी वो अपने उत्पादन के साधनों को बढ़ा करके लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। लेकिन जब एक साम्य अवस्था के बाद वो अपने उत्पादन के साधन को बढ़ाता है तो जितना खर्च वो उत्पादन के जितनी तेजी से वो उत्पादन के साधनों को बढ़ाता है उतनी तेजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है और यहाँ पे उत्पादक को क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की आधारभूत विशेषता क्या है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की आधारभूत विशेषता क्या है, चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मैं बोलता हूं कि देखिए एक होता है एकाधिकार बाजार, ठीक है, एक क्या होता है, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार क्या होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे बात करें भारतीय रेलवे का, ठीक है, तो रेलवे जो है वो टिकट का एकमात्र विक्रेता है, आप चाह करके भी ट्रेन नहीं खरीद सकते, ठीक है, और एकाधिकार के अंतर्गत ही कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जनरल का टिकट अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है, एसी का अलग होता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता ये अलग होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है सर, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि किसी वस्तु के अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी अनेक विक्रेता तो पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, नहीं, अनेक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं लेकिन वहां पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कभी बस में या ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो देखे होंगे एक व्यक्ति आता है और 5 पावर बैंक के साथ में और 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है, और जितने भी पावर बैंक होते हैं मूल्य में सब में अंतर होता है, रूप में सब एक दूसरे से अलग होते हैं, रंग में, क्वालिटी में, हर तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता तो होते हैं लेकिन समरूप वस्तु नहीं, विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो चलिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की आधारभूत विशेषता क्या है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि देखिए सर वस्तु विभेद पाया जाता है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब जो लोग सी बोल रहे हैं, अरे भाई ऊंची कीमत, ये वाला काम तो ये करता है, ये एकाधिकारी करता है, ऊंची कीमत कौन वसूल करता है, ये करता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, अगर जो आप एकाधिकार बाजार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के मध्य अंतर नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे उत्तर को कर पाएंगे, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर पढ़िए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी भी परीक्षा आगे है, आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट। अगर जो इतने तरीके से सिस्टमेटिक वे से आप तैयारी करेंगे तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, सब कुछ आपका कवर होने वाला है कम समय में, बहुत कम समय में। आप मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे दीजिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे दीजिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, बड़े आराम से कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स को परचेज करने के बाद आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपको फिर बैच में ऐड करना होगा और फिर उसी बैच में सिस्टमेटिक वे से ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि साधनों की मांग को क्या कहते हैं, तो इजी सी बात है, साधनों की मांग को हम कहते हैं व्युत्पन्न मांग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सर जी हमने तो बहुत बार पढ़ा है कि साधनों के मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है। तो व्युत्पन्न मांग का मतलब ये होता है कि कोई एक वस्तु की मांग में अगर जो वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की मांग में वो क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कि कार की मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कार की मांग में क्या हो जाती है, कार की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो जो कार बनता है, कार छोड़ दीजिए आप, मोबाइल ठीक है, कार ही ले लीजिए। तो अगर जो कार की मांग में वृद्धि होती है तो जो जो कंपनी, जो मान लीजिए टाटा की कार हो गई, मान लीजिए कि महिंद्रा की कार हो गई, किसी भी कोई भी कार हो गई, तो अगर जो कार की मांग में वृद्धि होगी तो जो टाटा है चाहे जो महिंद्रा है, वो उस कार में लगने वाला जो टायर होगा या जो सीट कवर होगा उसका वो उत्पादन नहीं करता है, वो केवल और केवल इंजन का उत्पादन करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि टाटा के या महिंद्रा के कार की कीमतों में वृद्धि होती है तो जो टायर बनाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी कि उसकी भी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया कार की मांग बढ़ रही है तो कार में टायर लगेगा ना, तो टायर के भी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। या यूं कहें कि एक उद्योग में, कार उद्योग है तो एक उद्योग में कार की मांग में वृद्धि होने के कारण दूसरे उद्योग की मांग बढ़ जाती है, अर्थात टायर उद्योग की मांग बढ़ जाएगी। तो इसे ही व्युत्पन्न मांग कहते हैं। तो साधनों की मांग को ही हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मांग बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि क्रेता एकाधिकार में निम्न होते हैं। क्रेता अधिकार में क्या होता है भाई, क्रेता अधिकार में क्या होता है, इजी सी बात है। अब शब्द के अनुसार इसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं। क्रेता अधिकार, क्रेता अधिकार मतलब कोई एक ही खरीदने वाला है, उसे संपूर्ण रूप से अधिकार है कि वो किसी से भी खरीद सकता है। विक्रेता बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि आप मछली की मंडी में गए, तो मछली की मंडी में गए तो मछली बेचने वाले बहुत सारे, लेकिन मछली को आप क्रय करने वाले, मान लीजिए कि आप ही एकमात्र क्रय करने वाले, तो आपको पूर्ण रूप से अधिकार है कि किसी भी दुकानदार के पास जाकर के आप मछली खरीद सकते हैं। तो क्रेता अधिकार में क्या होता है कि किसी वस्तु को क्या करने वाला होता है, खरीदने वाला अकेला होता है। किसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्या होता है, अकेला होता है, और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने वाला एक होता है और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, एक क्रयी एकाधिकार, या ये द्विपक्षीय एकाधिकार का उदाहरण है। ये क्या है, ये द्विपक्षीय एकाधिकार होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा, एक पक्षी द्विपक्षीय एकाधिकार होगा, और ये क्या होगा, ये होगा क्रेताधिकार। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब क्या देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट की क्लास 5 बजे से हुई तो थी, 5 बजे जो लोग भी कोर्स को परचेज किए हैं या परचेज करेंगे, जब आप 5 बजे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे रेड कलर से लिख करके आएगा कि लाइव क्लासेस गोइंग ऑन, ज्वाइन नाउ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है, लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, फिर नहीं हो पाएगा तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब क्या देखने को मिलता है। तो ये तो इजी सी बात है, ये तो बच्चों वाली बात है कि सर जी जब औसत उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहीं पे क्या होगा, एक फर्म साम्य की स्थिति में विद्यमान हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे एक फर्म क्या होगी, साम्य की स्थिति में विद्यमान हो जाएगी। तो जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर हो जाए, और यहीं पे फर्म क्या होती है, साम्य की स्थिति में होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जहां P इज इक्वल टू ए बी सी, उस बिंदु को निम्न कहते क्या कहते हैं। चलिए, खूबसूरत सा प्रश्न है, एक दो प्रश्न यहाँ से जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए भाई बताइए, जहां P इज इक्वल टू ए बी सी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, एबीसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा, एबीसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील
लागत। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर जो कोई उत्पादक, कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और वो जो कीमत प्राप्त कर रहा है, ठीक है, जो कीमत प्राप्त कर रहा है वो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है। औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर अगर जो है तो वो क्या करेगा, वो उद्योग में बना रहेगा, वो उत्पादन करता रहेगा इस उम्मीद पर कि भविष्य में चल करके हो सकता है कि हमें लाभ मिले। मतलब वो यहां तक तो सरवाइव कर सकता है, यहां तक तो वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर जो उसे कीमत कम मिलने लगे और उसकी औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में उसे अपने जेब से पैसा लगा करके उत्पादन करना पड़ेगा और उसका लाभ जो होगा अब वो ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब उसे लाभ मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया अब हम उत्पादन नहीं करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उद्योग को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि अपनी जेब से लगा करके तो किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे नहीं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उत्पादन बंद करो बिंदु, या इसे तालाबंदी बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है तालाबंदी बिंदु भी इसे क्या कि तालाबंदी बिंदु भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर जो किसी फर्म को इतनी कीमत प्राप्त हो रही है कि वो एबीसी के बराबर है, अर्थात उसकी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है, तो वो उत्पादन में बना रहेगा और वो ये सोचेगा कि चलो भविष्य में हमें लाभ अधिकतम मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आ जाएगी कि उसे औसत परिवर्तनशील लागत से कम कीमत मिलने लगेगा अपने प्रोडक्ट का, तो वो उत्पादन छोड़कर भाग जाएगा और टाटा बाय बाय कर लेगा। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए अगला प्रश्न कि यदि उत्पादन का कोई साधन अपनी अधिक उत्पादकता के कारण लगान कमाता है तो इस लगान को क्या बोलते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है। और देखिए जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास लिए हैं या लेने वाले हैं, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि इकोनॉमिक्स की 200 क्लास मैं आपके बैच में प्रोवाइड कराऊंगा। इस 200 क्लास में आपका कोई भी एक भी टॉपिक बचेगा नहीं, और अगर जो आपको लगता है कि कोई टॉपिक बचेगा तो आपको मैं पूर्ण रूप से आज़ादी देता हूं, आप मुझे बताइए, मैं उसको फिर पढ़ा दूंगा, है ना। 200 क्लास पूरा देखिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं 2-3 क्लास देखे उसके बाद कहे सर ये कहाँ है वो कहाँ है। अरे भाई जब आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो पूरी क्लास को सिस्टमेटिक वे से देखिए। जितने भी टॉपिक इकोनॉमिक्स में है वो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। 10 से 12 यूनिट जितने भी आपके बनते हैं सब मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सांख्यिकी, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है। तो चलिए ठीक। और थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग नोट्स की बात जो लोग कर रहे हैं, हैंड राइटिंग नोट्स भी मैं कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। एक ही दो लोगों को समस्या है और सबकी समस्या तो दूर हो चुकी है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि यदि उत्पादन का कोई साधन अपनी अधिक उत्पादकता के कारण लगान कमाता है तो ऐसे लगान को क्या बोलते हैं? क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ये जो ए बोल रहे हैं, ए क्यों बोल रहे हैं भाई? ए वाले ए क्यों बोल रहे हैं? ए क्यों बोल रहे हैं? ए क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, बहुत सारी गलतियां आ रही है, बहुत सारी गलती। ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि यदि उत्पादन का कोई साधन अपनी अधिक उत्पादकता के कारण लगान कर कमाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो भैया आपने रिकार्डो को पढ़ा है, आपने रिकार्डो को देखा है, समझा है उनकी थियरी को। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ना कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है वो ज्यादा लगान देती है, जो भूमि कम उर्वरक होती है वो कम लगान देती है। जो भूमि उर्वरक नहीं होती है उसे अधिसीमांत जो भूमि उर्वरक होती है उसे अधिसीमांत भूमि बोलते हैं। अर्थात जो भूमि उर्वरक होगी वो लगान देगी, ये लगान देगी, और ये क्या होगी? उर्वरक होगी। और जो भूमि उर्वरक नहीं है अर्थात वो भूमि लगान नहीं देगी, उसे हम सीमांत भूमि बोलेंगे। सीमांत भूमि क्या करेगा?
ये लगान नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये लगान नहीं देगा, अर्थात ये उर्वरक नहीं है। ठीक है, जैसे कि तालाब हो गया, जैसे कि कंकरीले जमीन हो गए। ठीक है, ये रिकार्डो साहब का मानना था। उसके बाद उन्होंने यही तो कहा था ना कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। तो ये विभेदात्मक लगान की बात हो रही है ना। और विभेदात्मक लगान किसके बराबर होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? विभेदात्मक लगान का फार्मूला क्या होता है? तो विभेदात्मक लगान का फार्मूला क्या होता है? अधिसीमांत भूमि की उत्पादन सीमांत माइनस सीमांत भूमि का उत्पादन। ठीक है, अधिसीमांत भूमि का उत्पादन माइनस सीमांत भूमि का उत्पादन। सीमांत भूमि का उत्पादन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न को आराम से समझिए कि यदि उत्पादन का कोई साधन अपनी अधिक उत्पादकता के कारण लगान कमाता है तो ऐसे लगान को हम विभेदात्मक लगान कहते हैं। और विभेदात्मक लगान जो होता है वो अधिसीमांत भूमि का पे जो उत्पादन होता है, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की कि अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो लगान देगा, अर्थात ये भूमि उर्वरक होगी, और सीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो लगान नहीं देगा क्योंकि ये उर्वरक नहीं होता है। तो विभेदात्मक लगान क्या होता है? तो अधिसीमांत भूमि का उत्पादन माइनस सीमांत भूमि का उत्पादन। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का डेट आ चुका है। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा तिथि है वो फरवरी में डिसाइड की गई है और उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में डिसाइड की गई है। और अब मान के चलिए कि आपके पास 100 दिन से ज्यादा का समय है। संतुलित रूप से जुड़ जाइए, जो पीछे हुआ उसको छोड़ दीजिए, अब से भी लग जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी उत्तराखंड की वैकेंसी आई ही है और अलग अलग राज्यों में बहुत सारी वैकेंसी पड़ी है और मैं जित करवा रहा हूँ। अगर जो इस लेवल को आप टच कर लिए तो आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा करके देख लीजिएगा। अगर जो आपने मेरी 100 क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है और आपने अगर जो 100 से 200 क्लास मेरी एप्लीकेशन पे पढ़ी है, आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, किसी भी राज्य का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, बच्चों का खेल लगेगा आपको। क्योंकि यार जितने भी प्रश्न हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में, जो भी होती है वो मैं सब कुछ करवाता हूँ। रोज क्लास होती है, रोज क्लास होती है। कोई कहता है कि सर जी अलग से अरे भाई, अब जैसे देखिए कोई एक परीक्षा है जिसमें एक साल कोई एक परीक्षा है, मान लीजिए कि 10 पेपर उसका है। 10 पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? हम लोग तो यार लगातार पढ़ रहे हैं ना। और अगर जो आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से संबंधित, तो आपको जितने भी राज्य में इकोनॉमिक्स की परीक्षा होती है उस सभी राज्यों के क्वेश्चन को अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। सभी राज्यों के क्वेश्चन को अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको समझ में ही नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत में निम्न में किस पे बल दिया गया? लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था याद है किसी को कि भूल गए? प्रोफेसर नाइट ने दिया था। प्रोफेसर नाइट साहब ने क्या कहा था? प्रोफेसर नाइट साहब ने प्रोफेसर नाइट साहब ने, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि एक उद्यमी जो होता है, एक उद्यमी वो अनसर्टेन होता है कि किसी वस्तु का वो उत्पादन करने जा रहा है तो क्या भविष्य में उसे लाभ होगा कि नुकसान होगा। लेकिन इस अनसर्टेनिटी के बावजूद भी वो कोई बीमा नहीं लेता है। वो कोई क्या करता है? कोई बीमा नहीं लेता है और इसी के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी अबीमा योग्य जोखिम की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब ये जो ए बोल रहे हैं दिमाग कहाँ है यार? क्यों नहीं
थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आप प्रोफेसर नाइट को और सुम्पीटर को एक ही में डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा दिमाग पे कंसंट्रेट करिए। नाइट साहब ने क्या कहा, नाइट साहब ने ये कहा कि अगर कोई एक उत्पादक है, वो जब किसी वस्तु को उत्पादन करने जाता है तो वो सोचता है कि यार हम 1 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं या हम 1 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें भविष्य में लाभ ना मिले, हमारी पूरी की पूरी पूंजी डूब जाए। और वो कोई बीमा भी नहीं लेता है, वो कोई बीमा नहीं लेता है कि हमारी पूंजी डूब जाएगी तो हमें पैसा मिल जाएगा। वो कोई बीमा नहीं लेता है और इसके बावजूद भी वो उत्पादन करता है और भविष्य में वस्तुओं को बेचता है। और जब वस्तुओं को बेचता है तो उसी के प्रतिफल के रूप में ही उसे लाभ प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निम्न के बराबर होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निम्न के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। नौशाद अली जी, अफजल हसन जी, परेश दास जी, नीलम कुमारी जी, चौहान जी, ठीक है, तस्नीम खान जी, राजन सिंह जी, प्रकाश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, अंजना जी, ललिता जी, सदानंद मिश्रा जी, ठीक है, शोभा जी, ज्योति चौरसिया जी, अंजना जी, पारस कुमार जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, ठीक है, अंशु वर्मा जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सदानंद मिश्रा जी। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? आप लोगों का इतना तेजी से कमेंट आने लगता है कि मैं पूरा सबका नाम पढ़ भी नहीं पाता हूं, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसे प्रश्नों के लिए तो यार पढ़ना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। एमपीपी इंटू पी होता है या एमआरपी इंटू पी होता है? सीमांत उत्पादक सीमांत आगम उत्पादकता होती है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो एमआरपी की बात हो रही है ना, तो सीमांत आगम उत्पादकता अपान सीमांत आगम उत्पादकता इंटू कीमत होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें क्या बताता है? मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें ये बताता है कि मजदूरी श्रम की सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होती है। मजदूरी श्रम के सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए देखिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग को लगता है कि केवल हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ के निकल जाएंगे। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप नहीं निकल जाएंगे। अगर जो आप थियरी पढ़े हैं ना और आप थियरी नहीं पढ़े हैं, सॉरी, अगर जो आपने थियरी नहीं पढ़ा है तो केवल ऑब्जेक्टिव से नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि होगा कुछ और हो कुछ और जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लग जाए। और आप लोगों की एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 2,000 रुपये में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है, कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, करेंट, सारी चीज़ें आपको दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो फीस बहुत कम है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए यार, कहाँ से प्रश्न आएगा सब कुछ आपका कवर होने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, ठीक, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेता एकाधिकार। अब जैसे मान लीजिए कि क्रेता एकाधिकार, क्रेता एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि किसी वस्तु का अकेला
क्रेता होता है, अकेला क्रेता, क्रेता होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, अकेला क्रेता होता है, लेकिन इसके साथ अकेला क्रेता होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। तो जब अनेक विक्रेता होंगे और खरीदने वाला एक होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे बेचने वाले हैं तो उनमें कंपटीशन होगा कि हम बेच दे सामान, हम बेचते हैं, तो इसमें कंपटीशन होगा। तो ऐसी ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु को खरीदने वाला अकेला होगा और बेचने वाले बहुत ज्यादा होंगे, तो जो विक्रेता होगा ना, वो हमेशा यही चाहेगा, उन लोगों में कंपटीशन यही लगेगी कि वस्तु की कीमत कम से कम रखी जाए। और वस्तु की कीमत जब कम से कम रखी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मजदूरी की जो दर होगी वो कम से कम होगी। तो जब मजदूरी कम से कम मिलेगी तो यही तो श्रमिकों का शोषण होगा भैया, यही तो श्रमिकों का शोषण होगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, ये ट्रिकी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रमिकों का आर्थिक शोषण कब अधिकतम होगा। तो श्रमिकों का आर्थिक शोषण तब अधिकतम होगा, तो श्रमिकों का आर्थिक शोषण कब अधिकतम होगा, तो श्रमिकों का आर्थिक शोषण जो होता है वो क्रेता एकाधिकार के अंतर्गत अधिकतम होता है। क्योंकि क्रेता एकाधिकार की स्थिति क्या होती है, एक बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को परचेज करने वाला, अर्थात किसी वस्तु को खरीदने वाला एक व्यक्ति होता है, केवल एक व्यक्ति होता है, और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे बेचने वाले होंगे तो उनमें कंपटीशन होगा कि भैया अगर जो हम कम कीमत पे देंगे तभी वो खरीदेगा, नहीं तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो वो कम से कम कीमतों पर बेचना चाहेगा, और जब वो कम से कम कीमतों पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों को मजदूरी वो कम से कम देगा, है ना, मजदूरों को कम से कम मजदूरी देगा, नहीं तो उसे लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों का जो शोषण होगा, अर्थात मजदूर को मजदूरी सबसे ज्यादा कम कहाँ पे मिलेगी, तो क्रेता एकाधिकार के अंतर्गत मिलेगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि शुद्ध आर्थिक कल्याण में किन सूचकों पर सर्वाधिक जोर दिया गया। शुद्ध आर्थिक कल्याण, शुद्ध आर्थिक कल्याण में किन सूचकों पर सर्वाधिक जोर दिया गया। सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। शुद्ध आर्थिक कल्याण, शुद्ध आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है, हम ये कहें कि हमारे देश का आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। आर्थिक कल्याण बढ़ने का मतलब क्या होगा कि उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, उस देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, ठीक है, उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, उस देश की आधारभूत संरचना बेहतर होगा, जैसे कि शिक्षा बेहतर होगा, जैसे कि स्वास्थ्य बेहतर होगा, जैसे कि परिवहन बेहतर होगा, जैसे कि परिवहन बेहतर होगा, ठीक है, लोगों के अंदर क्या आएगी, खुशहाली आएगी। तो ये सारे टर्म कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये विकास के सूचक है ना, आर्थिक विकास के सूचक है ना, तो ये आर्थिक विकास के सूचक हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और जो लोग भी बी बोल रहे हैं, बी क्यों बोल रहे हैं भैया, आर्थिक सूचक, आर्थिक सूचक का कोई मतलब निकल रहा है क्या, आर्थिक सूचक अब ये विकास की बात कर रहा है कि समृद्धि की बात कर रहा है, इसको क्लियरिफाई कर रहा है क्या, यहाँ पे नहीं कर रहा है ना। तो शुद्ध आर्थिक कल्याण का मतलब क्या होता है कि जो समाज है ना, समाज में खुशहाली आ रही है, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, लोगों की साक्षरता में बेहतरी हो रही है। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलता है, आर्थिक विकास देखने को मिलता है। तो ये विकास का सूचक होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को ही परीक्षा में आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न को परीक्षा में संभाल लिए ना तो आप सफलता के बहुत करीब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि छोटी छोटी गलती करते हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि कम पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे, 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे कंसंट्रेट होकर 4 घंटे भी पढ़ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ कंसंट्रेशन खोएंगे
वहां पे समस्या क्रिएट होने लगेगी। अगला प्रश्न है कि व्यय योग्य आय निम्न के बराबर होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न भी लेकर के आता हूं जो मतलब जो देखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन होते हैं ट्रिकी। देखने में बड़े आसान होते हैं लेकिन होते हैं ट्रिकी। मैक्सिमम लोग ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यय योग्य आय निम्न के बराबर होता है। व्यय योग्य आय किसके बराबर होता है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है? ठीक। तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार की आय होती है। मुख्य रूप से अगर जो हम लोग बात करें तो आय जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं मौद्रिक आय, ठीक है? एक हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय, मौद्रिक आय, मौद्रिक आय। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है व्यय योग्य आय, व्यय योग्य आय, ठीक है? व्यय योग्य आय। तो मान लीजिए कि साल भर में अगर जो आपने 20 लाख रुपए कमाया, 20 लाख रुपए आपको एक साल की सैलरी मिली, मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और 20 लाख रुपए आपने सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो 20 लाख रुपए, लेकिन अब आप टैक्स भी तो देंगे ना। 9 लाख से ऊपर आपका इनकम होगा तो आप टैक्स भी देंगे ना। तो मान लीजिए कि 20 लाख रुपए आपकी आय है, तो 20 लाख रुपए आपकी आय है और उसमें से आप मान के चलिए कि 2 लाख रुपए आप क्या कर देते हैं? 2 लाख रुपए एज ए टैक्स के रूप में आप दे देते हैं। तो आपके पास 18 लाख रुपए ही बचाना। तो ये जो 18 लाख रुपए बचा यही आपका व्यय योग्य आय होगा। इसी 18 लाख रुपए को आप व्यय कर सकते हैं, बाकी 2 लाख रुपए तो आपका टैक्स में चला गया। तो अब आपकी एक्चुअली मौद्रिक आय क्या है? मौद्रिक आय क्या है? आपको इनकम कितनी प्राप्त हो रही है? तो आपको इनकम तो प्राप्त हो रही है 20 लाख रुपए की, लेकिन 2 लाख रुपए आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो जब 2 लाख रुपए आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं तो 18 लाख ही आपके पास बचेगा और उसी 18 लाख रुपए को आप व्यय कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे 20 लाख रुपए को व्यय नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी व्यक्तिगत आय और उसमें से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अर्थात यही तो मैं कह रहा था कि 2 लाख रुपए टैक्स आप कटा देंगे तो आपके पास 18 लाख रुपए बच जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, हरित लेखांकन में निम्न को महत्व दिया गया। हरित लेखांकन में किसको महत्व दिया गया? और लाइक और शेयर सभी लोग किया करिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। रोज क्लास होती है। मैं 7 बजे अब प्रयास करूंगा कि शाम को मैं 7 बजे ही आ जाऊं। 7:10 पे अमूमन मैं आता हूं, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा अगले क्लासेस से कि मैं 7 बजे के आसपास ही आप लोगों में मतलब आप लोगों के सामने लाइव आ जाऊं, ठीक है? क्योंकि अब बहुत सीरियस होना है, क्योंकि हर राज्यों में परीक्षा है। हर राज्य में परीक्षा एकदम सीरियस होकर के अब पढ़ना है। अब महामैराथन की भी क्लास होगी, संभवतः संडे को महामैराथन की क्लास में रखूंगा इस बार, ठीक है? तो हरित लेखांकन में निम्न को महत्व दिया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, ठीक है? तो हरित लेखांकन क्या होता है? हरित लेखांकन का मतलब क्या होता है? तो हरित लेखांकन से आशय यह होता है कि कि जब कोई देश आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि करता है तो एक तरफ उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत संरचना और सारी चीजें बेहतर होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों के दोहन या उत्पादन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हरित लेखांकन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब हमारा देश आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो इस आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप हमारे जब कोई देश आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप जब उत्पादन होता है तो कल कारखानों के माध्यम से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। तो हरित लेखांकन में सबसे ज्यादा महत्व जो दिया गया वो पर्यावरण को दिया गया और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि सरकार को किसी देश को जब कोई देश आर्थिक विकास या समृद्धि कर रहा है तो उसे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचानी चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इस पे किस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, कोई बताएगा मुझे? चलिए क्या उत्तर आएगा? ठीक,
कि बचत के विरोधाभास में आपका क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना चाहिए कि बचत की बात कौन करता है। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा। अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन होता है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में जिसमें डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, एडम स्मिथ साहब आते हैं, जेबी से साहब आते हैं, जेएस मिल साहब आते हैं, ये लोग प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मुद्रा का बचत करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें अपने बचत को बढ़ाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपनी बचत को बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में चल करके हमारी निवेश की क्षमता बेहतर हो सके। भविष्य में हम अपने निवेश को बढ़ा सकें, और जब भविष्य में हम अपने निवेश को बढ़ाएंगे तो देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी, और देश का जब उत्पादन बढ़ेगा तो उससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाता है। लेकिन ये तो बात रही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं। किन्स साहब जब आते हैं तो इन्होंने बचत का विरोधाभास दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बचत के विरोधाभास की बात की, विरोधाभास की बात की। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए भैया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तो ये कह रहे हैं कि बचत को बढ़ाइए, लेकिन अगर जो हम अपने बचत को बढ़ाएंगे तो इजी सी बात है, जब पैसा आप ज्यादा बचत करेंगे तो आप निवेश वर्तमान में कम कर देंगे। तो बचत जब आपका ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका निवेश कम हो जाएगा, और अगर जो आपका निवेश ही कम हो जाएगा तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा, और जब आपका उत्पादन कम हो जाएगा तो आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी ही नहीं, और जब आपकी राष्ट्रीय आय में नहीं वृद्धि होगी तो आपका देश जो होगा वो पिछड़ जाएगा, और आपके देश में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, अर्थात मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे चली जाएगी। तो अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि मंदी में बचत हानिकारक होता है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मंदी होता है, जब मंदी होता है तो इसमें क्या होता है कि मांग, भुवनेश्वर कुमार जी आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जो नीचे नंबर आ रहा है। तो देखिए, मंदी कब होता है, हम कब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है, तो जब किसी वस्तु की मांग बहुत कम होती है, और जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में कम होने लगती है, तो जब मांग कम होगी तो भाई उत्पादन कोई क्यों करेगा, उत्पादन भी कोई नहीं करेगा, अर्थात पूर्ति भी नहीं होगा। तो जब मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे किसी अर्थव्यवस्था में आ जाता है तो उससे हम बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए कि सर जी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, कि कहा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, जेबी से, ये लोग कहे थे कि हमको बचत को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम बचत बढ़ाएंगे तो भविष्य में हमारी निवेश क्षमता बेहतर होगी, भविष्य में निवेश क्षमता बेहतर होगी तो उत्पादन का स्तर बढ़ सकता है, और उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, देश विकास के पथ पे अग्रसर जाएगा। लेकिन किन्स ने कहा कि नहीं भैया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर जो आप बचत को बढ़ाएंगे तो पैसा आप अपने जेब में रख लेंगे, जेब में रख लेंगे इसका मतलब कि आप निवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो जब बचत आप ज्यादा करेंगे तो निवेश कम हो जाएगा, और जब निवेश कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा तो आपकी राष्ट्रीय आय में कमी आएगी, और मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम पे चला जाएगा, न्यूनतम बिंदु पे चला जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। तो मंदी के समय में बचत हानिकारक होता है, यही बात बचत के विरोधाभास में बताया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात निम्न के बराबर होता है। सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात किसके बराबर होता है? और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात वहाँ पे थियरी की क्लास होती है। आप थियरी को जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है।
इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के वहाँ पे नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को देख पढ़ें और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करें। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक कम से कम नोट्स को 1 घंटे रोज पढ़िए, 1 घंटे रोज पढ़िए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में 1-2 टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती क्यों हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, उसमें सुधार करिए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे आते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है, मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से इसे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स को परचेज करने के बाद जो नीचे ये वाला नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे फिर आपको बैच में ऐड किया जाएगा और फिर बैच में आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में दिखाई देंगी। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन और यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। प्रश्न कहाँ से बनेंगे यार, इतने सारे माध्यमों से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे, बी सभी लोग बोल रहे कि सर जी सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात, सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी में वृद्धि अपान उत्पादन में वृद्धि के बराबर होता है। अब ये फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए भाई कि सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, जो पूंजी में वृद्धि होती है अपान उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि घरेलू साधन आय में निम्न द्वारा सृजित आय को समृद्ध किया जाता है। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके अभी मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ना करिए, अभी क्लास ओपन हो जाएगा, अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बैच में ऐड करके वहां पे सारी चीजें बता दी जाएंगी। अभी आप कॉल करेंगे तो मैं कैसे रिसीव करूंगा। और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए अभी कम से कम 100 दिन से ऊपर है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मान के चलिए कि थोड़ा सा इससे कम है, लेकिन अभी भी बहुत समय है। टीजीटी पीजीटी में तो 120 दिन के आसपास का समय आपको मिल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतना समय है कि आप अभी से भी ठीक तरीके से जुड़ जाएंगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बस 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा कोई और है? सी के अलावा कोई और है? नहीं है, नहीं है तो चलिए, तो घरेलू साधन आय। अब देखिए, जब घरेलू की बात हो गई अर्थात यहाँ पे आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। घरेलू अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो आपकी भौगोलिक सीमा है उसके अंदर की बात हो रही है, जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर की बात होती है। जैसे हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं तो जीडीपी में देखते हैं ना कि जीडीपी क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही तो जीडीपी होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे घरेलू साधन आय की बात हो रही है और घरेलू साधन आय में देश के सभी उत्पादनकर्ता को शामिल किया जाता है, अर्थात देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत जितने भी उत्पादन करता है सभी को शामिल किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर निम्न के बराबर होती है। अगर जो आप 10 साल के परीक्षा की पेपर को उठाएंगे ना तो कम से कम 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी पूछा जाएगा। ये कहा जाता है ना कि ये सुपर स्टार प्रश्न है। जैसे
कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे किन साहब से हो गया, रिकार्डो साहब से हो गया, मार्शल से हो गया, एडम स्मिथ साहब से हो गया, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट से हो गया, जेएस मिल से हो गया, हैबरलर, हैरर, डोमर, मॉडल, इन सारे से पक्का पूछा जाएगा प्रश्न, पक्का 100% पूछा जाता है इससे प्रश्न। यहाँ से नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा भाई? यही तो पूरे इकोनॉमिक्स में भरे पड़े हैं। तो आराम आराम से पढ़िए समझते हुए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे, सभी लोग डी बोल रहे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात यहाँ पे जीएनपी की बात कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास या घिसावट व टूट फूट हुए व्यय को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है। ठीक है, और जब हम इसकी गणना करते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे माइनस स्थिर पूंजी उपभोग। अब देखिए ये उल्टा प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या कर देता है, ये दे देता है और फिर ये पूछ देता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर निम्न में से किसके बराबर होगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस स्थिर पूंजी उपभोग। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि यदि पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता ब्याज दर से ज्यादा है तब क्या होगा? अच्छा सा प्रश्न बताइए। सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए। पूजा मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, मीनू यादव जी, रूबी सिंह जी, विकास कुमार मिश्रा जी, रवि कुमार जी, पारस कुमार जी, नौशाद अली जी, कांता प्रसाद जी, राधे कृष्णा जी, सुंदरी गौतम जी, ठीक है, नैना यादव जी, रत्नेश कुमार जी, ठीक है, राजन सिंह जी, अक्षय जी, अंशु वर्मा जी, सदानंद मिश्रा जी, सभी लोगों से निवेदन है। ज्योति चौरसिया जी, इतने सारे, इतना तेजी से कमेंट आपको आने लगता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग ये बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं भैया? कि यदि पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता ब्याज दर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि आप पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ठीक है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्यादा है और ब्याज दर कम है, तो जाहिर सी बात है कि जब ब्याज दर कम होगा तो आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप अपने निवेश को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। जब यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी, अगर जो ब्याज दर ज्यादा होगा तो जब ब्याज दर ज्यादा होगा तो निवेश कम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जो आप 20 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, सॉरी, या ऋण ले रहे हैं, तो 20 लाख रुपए अगर जो आप ऋण ले रहे हैं और उस पे मान लीजिए कि 50,000 रुपए आपका ब्याज लग जा रहा है, या 1 लाख रुपए आपका, मान लीजिए कि 20 लाख रुपए आप क्या कर रहे हैं, 20 लाख रुपए आप ऋण ले रहे हैं, ठीक है, 20 लाख रुपए आप ऋण ले रहे हैं और उस पे मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए ब्याज देना है। उस पे क्या करना है? 1 लाख रुपए आपको ब्याज देना है। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो मान लीजिए कि 20 लाख रुपए आप ऋण ले रहे हैं और उस पे आपको केवल और केवल मान लीजिए कि 50,000 ही ब्याज देना पड़ रहा है, 50,000 ही ब्याज देना पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे ब्याज कम देना पड़ रहा है। तो जो 50,000 रुपए का मार्जिन आ रहा है उसको अब आप क्या करेंगे? निवेश करेंगे। उसको आप क्या कर देंगे? निवेश करेंगे। तो जब ब्याज की दर कम होती है तो आप अपने निवेश को बढ़ा देते हैं और जब ब्याज की दर ज्यादा होती है तो आप अपने निवेश को घटा देते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि फिलिप्स वक्र निम्न में से किसके मध्य संबंध को बताता है? फिलिप्स वक्र की बात हो रही है। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को बताता है? ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहे भाई? क्या इन्होंने बोला? ठीक, इन्होंने बोला था ना कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि अगर जो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, मुद्रास्फीति अगर जो अर्थव्यवस्था में आती है तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई है। अगर जो हम ये कहें कि महंगाई,
तो हम और आप महंगाई बोलते हैं और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो अगर जो महंगाई आती है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि लोग अपने मांग को बहुत ज्यादा बढ़ाए रहते हैं। ठीक है, मांग को लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाए रहते हैं, तो मांग भी बढ़ता है, लेकिन मांग जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से उत्पादन अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ता है। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ जब मांग बढ़ता है तो दूसरी तरफ क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा अर्थात पूर्ति बढ़ेगी। बात ये भी ठीक है, जितनी तेजी से मांग बढ़ेगा उतनी तेजी से तो पूर्ति नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जितनी तेजी से मांग बढ़ता है उसके कम ही अनुपात में पूर्ति बढ़ता है। तो अब जब पूर्ति बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रोजगार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि पूर्ति कौन बढ़ाएगा, श्रमिक ही बढ़ाएंगे। तो जब रोजगार में वृद्धि होगी तो इसका मतलब कि बेरोजगारी में कमी आएगी, बेरोजगारी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी की स्थिति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मुद्रास्फीति के समय क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं की मांग भी होता है और उत्पादन भी होता है। तो जब उत्पादन कौन करेगा, श्रमिक ही तो करेंगे। जो श्रमिक उत्पादन ज्यादा करेंगे तो रोजगार में वृद्धि होगी, मतलब बेरोजगारी कम होगा। तो मुद्रास्फीति, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है तो बेरोजगारी की दर में कमी आएगी, पहली बात। और दूसरी बात ये भी ठीक है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है, मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है अर्थात मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आने लग रहा है, तो मांग व पूर्ति अगर जो कम होगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। और जब मंदी आ जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार हो जाएंगे। अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है तो बेरोजगारी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेरोजगारी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितने लोग भी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है, क्या उत्तर होगा भाई, कि कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है। और देखिए दुनिया की सारी बातों को छोड़ दीजिए, एक बार सफलता ले लीजिए, क्योंकि हर राज्य में परीक्षाएं हैं। एक बार सफलता ले लीजिए, उसके बाद पूरी जिंदगी भर YouTube प्लेटफॉर्म पे इधर उधर जा करके जितना बात करना होगा करिएगा। क्योंकि बेरोजगारी के आलम में आप अगर जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो ये कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ सालों की बस बात है। एक समय बाद ऐसा आपको निश्चित तौर पे लगेगा कि हमने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर दी, हमने जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, है ना। और एक बार अगर जो आपको ऐसा लगने लगा कि आपने भूल कर दिया तो उस भूल को सुधारा नहीं जा सकता है, उस मिस्टेक को सुधारा नहीं जा सकता। यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग वही होंगे जो या तो मिडिल क्लास से आते हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे है। तो मिडिल क्लास के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि आपके पेरेंट्स आपको 2, 4, 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दे देंगे कि जाओ कहीं कुछ ऐसा कोई बिजनेस कर लो। तो अगर जो यहाँ पे मेहनत करके आप सफलता नहीं ले पा रहे तो कोई अन्य काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की कोई गारंटी है क्या, नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है। ये बेस्ट तरीका है, बस दिमाग लगाना है, मेहनत करना है, फालतू की बातों से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की बात करें, हर राज्य की बात करें, बिहार में भी वैकेंसी है, उत्तराखंड में भी वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 24,000 और शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी आ रही है, जिसके अधियाचन का पोर्टल ऑलरेडी सूचना ऐसी मिल रही है कि अधियाचन का पोर्टल ऑलरेडी खोला जा चुका है और 24,000 और नई वैकेंसी शिक्षक भर्ती आ रही है, जैसा कि यूपी के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था। तो अब आप लोगों को बिल्कुल लग जाना है, ये समय बर्बाद कर दिए तो फिर जिंदगी में यार पछतावा ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। क्या उत्तर आ रहा है, कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है, कौन सा वक्र। और बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, ये YouTube पे और अन्य सोशल मीडिया पे बात करने के चक्कर में फंस जाते हैं। वो हैं बहुत अच्छे, मेहनत करना भी जानते हैं, लेकिन इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं। चलिए क्या उत्तर होगा, तो आपको नहीं फंसना है। क्या उत्तर होगा
कि कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है, कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि एलएम वक्र, तो मुद्रा बाजार में संतुलन के लिए मुद्रा की मांग को हम किससे डिनोट करते हैं, मुद्रा की मांग को किससे डिनोट करते हैं? अब दिमाग यहाँ लगना चाहिए कि मुद्रा की मांग को किससे डिनोट करते हैं। मुद्रा की मांग को हम लोग एल से डिनोट किया जाता है ना, वह मुद्रा की पूर्ति को, वह मुद्रा की पूर्ति को किससे डिनोट किया जाता है? मुद्रा की पूर्ति को एम से डिनोट किया जाता है। तो मुद्रा बाजार में संतुलन के लिए मुद्रा की मांग एल व मुद्रा की पूर्ति एम जब बराबर होती है तो यहीं पे तो संतुलन स्थापित होता है, तो एलएम वक्र के माध्यम से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कौन सा वक्र मौद्रिक संतुलन स्थापित करता है, तो एलएम वक्र के द्वारा। अतः जो एलएम वक्र होता है आय के स्तरों और ब्याज दरों के उन संयोगों को व्यक्त करता है जहां पर मुद्रा की मांग एल और मुद्रा की पूर्ति एम बराबर होती है, तथा मुद्रा बाजार में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? संतुलन देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्न मुद्रा का कार्य नहीं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? मुद्रा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का आकस्मिक कार्य और मुद्रा का गौण कार्य। ठीक है, मुद्रा का 3 प्रकार का कार्य होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है आपको। मुद्रा जो होता है इसका 3 प्रकार का कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला क्या होता है? प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा जो है वो क्या है? वो विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। ठीक है, माध्यम है। ठीक है, और क्या है प्राथमिक कार्य में? ये मूल्य का संचय करता है, मूल्य का क्या करता है? संचय करता है। और क्या होता है? ये मूल्य का मापक होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मूल्य का मापक होता है। और क्या होता है? ये मूल्य का विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का संचय करता है और मुद्रा का मापक होता है। और मुद्रा का आकस्मिक कार्य पूछा जाता है कि मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है ऋण। ठीक है, साख का आधार, ऋण या साख का आधार। जैसे कि जब आपको आकस्मिक रूप से मुद्रा की जरूरत पड़ती है तभी तो आप किसी से ऋण की मांग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर की सारी चीजें ठीक से चल रही हैं और फिर भी आप ऋण की मांग कर लेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आकस्मिक कार्य क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। और मुद्रा के अन्य जो तीसरे कार्य होते हैं वो गौण कार्य होते हैं। इसमें जितने भी अन्य प्रकार के मुद्रा के कार्य होते हैं वो सब शामिल होते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है, तो मुद्रा स्फीति से बचाव। इसका कोई सेंस ही मेक नहीं करता है कि मुद्रा स्फीति से बचाव। मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, मुद्रा स्फीति से बचाव का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य, जिसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा को विनिमय के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय और मुद्रा का मापक। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत ऋण आ जाएगा और मुद्रा के गौण कार्य में अन्य जितने भी प्रकार के मुद्रा के कार्य होते हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए, अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक है? ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास हो रही है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स आपको दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ।
अगर जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो आप निरंतर करते हैं तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, आप खुद से महसूस करिए ना, खुद से सोचिए ना कि पूरी थियरी पढ़ लेंगे, कंप्लीट नोट्स पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज दे लेंगे, प्रीवियस ईयर को देख लेंगे, करंट पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे मैं इतना आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, यार कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो यथाशीघ्र ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। केवल और केवल 2000 रुपये में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल रहा है। और जो लोग भी अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, आपकी कोई भी इंक्वायरी है किसी भी प्रकार की, आपको अगर जो इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो फ्रीडमैन की बात कर रहे हैं ना। मुद्रा आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत किसने दिया था, तो फ्रीडमैन ने दिया था। और क्या बोला था कि चलन वेग परिवर्तनशील है और उसकी परिवर्तनशीलता का पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए तो आपको मुद्रा परिमाण का आधुनिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। अगला प्रश्न कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग को किस रूप में देखा। चलिए कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग को देखा गया है। किस तरीके से देखा भाई, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा की मांग को किस आधार पर देखता है, बताइए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये तो बच्चों वाली बात है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग को देखा गया व्यापक रूप में। और इसमें क्या कहा गया, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, उन्होंने यही तो कहा ना कि हमें मुद्रा के मूल्य के संचय को पर महत्व देना चाहिए, ठीक है। मुद्रा के मूल्य के संचय के महत्व को समझाया, के महत्व को समझाया, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन समझाया, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि तरलता का जाल वह दशा है जहां प्रचलित ब्याज दर, खूबसूरत सा प्रश्न। तरलता जाल, तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था, तो तरलता जाल की अवधारणा किन्स ने दिया था। किन्स ने क्या बोला था अपने तरलता जाल सिद्धांत के अंतर्गत, क्या बोला था सर, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके बताइए। किन्स साहब ने क्या कहा था, किन्स साहब ने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अब बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि भारत सरकार 50,000 करोड़ रुपया या आरबीआई 50,000 करोड़ नई 50,000 नई 50,000 करोड़ की नई नोट जो है वो अर्थव्यवस्था में डालता है। अब आप कहेंगे सर वो 50,000 करोड़ तो केवल एक लोगों के पास चला जाएगा, तो मान लीजिए कि अगर जो सरकार या आरबीआई किसी एक उद्यमी को भी 50,000 करोड़ रुपए दे देती है, तो उद्यमी अपनी जेब में थोड़ी पैसा रखेगा, वो क्या करेगा, किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। जब किसी वस्तु का उत्पादन खरीद करेगा तो वो कच्चा माल खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा तो जो कच्चे माल के विक्रेता उनके पास पैसा जाएगा, मजदूरों को लगाएगा तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, उनके पास जाएगा, टेक्नोलॉजी खरीदेगा तो जिससे टेक्नोलॉजी खरीदेगा उसके पास चला जाएगा। तो ये 50,000 करोड़ रुपया जो है ना, ये अर्थव्यवस्था में समान रूप से धीरे धीरे क्या होने लगेगी, प्रसारित होने लगेगी। अर्थात मुद्रा अगर जो 50,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में डाला गया है, तो ये सभी वर्गों के पास धीरे धीरे आने लगेगा। तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो जब एक श्रमिक के पास भी बहुत ज्यादा पैसा आने लगेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने मांग को बढ़ा देगा, पूर्ति को बढ़ा देगा, वो कहानी तो अलग की बात है। लेकिन जब सबके पास पैसा आने लगेगा, तो जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो आप ऋण की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आप अपने ऋण की मांग को कम कर देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप ऋण क्यों लेंगे,
तो जब आप ऋण की मांग को जैसे ही कम करेंगे, ब्याज की दर एक सीमा तक नीचे आ सकती है। ब्याज की दर एक सीमा तक नीचे आ सकती है, लेकिन ब्याज की दर एक सीमा तक ही नीचे आ सकती है, लेकिन उस सीमा के बाद ब्याज की दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ब्याज दर कभी कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, अगर जो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप ऐसा नहीं ना करेंगे कि मान लीजिए कि आप SBI बैंक में गए और आपने वहां पे 10 लाख रुपए जमा कर दिया और आपने कहा कि ठीक है 10 लाख रुपए हमारा FD कर दीजिए और आप हमको 0% ब्याज दीजिएगा, अर्थात 2 साल बाद हमें आप 10 लाख रुपए वापस कर दीजिएगा। ऐसा करना होगा तो आप क्यों किसी को पैसा ऋण के रूप में देंगे? नहीं देंगे ना। तो या आप ये भी नहीं कहेंगे कि 10 लाख रुपए हम आपको ऋण दे रहे हैं, आप 1 साल बाद हमें 9,50,000 रुपए दे दीजिएगा, ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम होगी, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ब्याज की दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है और ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कभी भी आप अपना पैसा दे करके उसके बराबर ही पैसा आप नहीं लेंगे। या मतलब का क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि राहुल और मोहन, ठीक है, राहुल और मोहन ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप कभी भी राहुल अगर जो मोहन को 10 लाख रुपए दे रहा है तो राहुल हमेशा ये चाहेगा कि 10 लाख रुपए हम मोहन को दे रहे हैं तो भविष्य में चल करके ये हमें 10 लाख से ज्यादा दें। ये 10 लाख से 10 लाख के बराबर देंगे या 10 लाख से कम देंगे तो ये नहीं लेगा। यही मतलब हो गया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर में कमी आती है, लेकिन ब्याज दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि मुद्रा की मांग सीमित होती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे मुद्रा की मांग अनंत होती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इतना सारा मैसेज लिख के कौन डिलीट कर दिया भाई? मैसेज करके डिलीट क्यों कर देते हो आप लोग? थोड़ा मैं भी देखूं क्या लिख रहे हैं आप लोग। आपकी भावनाओं को समझने का हक मुझे भी है कि नहीं है? क्या लिख करके डिलीट कर दिए? चलिए अगला प्रश्न कि जब महंगाई एवं बेरोजगारी के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अगर जो अर्थव्यवस्था में सतत रूप से महंगाई बढ़ रही है, अब कभी कभी महंगाई की जगह पे क्या कर देता है? मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग कर देता है। मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग कर देता है, कभी कभी महंगाई की जगह मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग कर देता है, और बेरोजगारी की जगह पे मंदी शब्द का प्रयोग कर देता है। तो बात वही है, अलग अलग तरीके से पूछता है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो महंगाई को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, और अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है तो इसका मतलब कि मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ रहा है। तो मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे जब आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। इजी सी बात है। तो अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी सतत रूप से बढ़ रही है, बेरोजगारी भी सतत रूप से बढ़े, तो सतत रूप से महंगाई की अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में एट द सेम टाइम बेरोजगारी और महंगाई सतत रूप से बढ़ रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। सो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और युवक को स्वतंत्र छोड़ दो, इस संदर्भ में किस संदर्भ में ये कहा गया है? बच्चों वाला प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? पुराने वाले जो होंगे कहेंगे सर जी ये बच्चों वाला प्रश्न आप ला दिए आज, ये वाला है, और बाकी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज के सेशन में। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट, फ्रेडरिक लिस्ट ये 2 अर्थशास्त्री हुए। इन्होंने क्या कहा
इन्होंने कहा कि देखिए भैया, कोई एक उद्योग है, जैसे मान लीजिए कि ये एक साबुन उद्योग है, साबुन उद्योग है, ठीक है, साबुन उद्योग है। तो साबुन उद्योग में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत पुरानी है। जैसे अगर जो हम लाइफ बॉय की बात करें तो लाइफ बॉय क्या है, बहुत पुरानी है। अगर जो हम लक्स की बात करें तो लक्स बहुत पुरानी है। डब की अगर जो हम लोग बात करें तो डब भी जो है वो बहुत पुराना है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो किसी उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री कर रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि भैया 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की और हम भी एक साबुन उत्पादित करें, आप भी कोई एक नई कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, आप भी कोई एक नई नई साबुन बनाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप अपने साबुन का नाम रखते हैं सौंदर्य, ठीक है, आप अपने साबुन का नाम क्या रख देते हैं, सौंदर्य साबुन। तो जब सौंदर्य साबुन उद्योग में एंट्री करेगा, सौंदर्य साबुन का आप उत्पादन तो कर लेंगे, करोड़ों रुपए आप खर्च तो कर चुके होंगे, लेकिन जब आप इस उद्योग में एंट्री करेंगे, साबुन उद्योग में जाएंगे, तो चूंकि लाइफ बॉय, लक्स और डब ये 10-10 रुपए में अब साबुन को मार्केट में बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी, भले से आपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, भले से आपकी महीने का जो उत्पादन लागत है वो बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी आपको 10 रुपए का साबुन बेचना पड़ेगा। तो इसलिए अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था कि अगर कोई नई फर्म आ रही है तो उसे संरक्षण देना चाहिए, ताकि उद्योग में जो पुराने फर्म है उससे वो कंपटीट कर पाए, वो उससे कंपटीट कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, संरक्षण तर्क के पक्ष में, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला तारापोरी, वो प्रश्न ऑलरेडी किया जा चुका है। अगला प्रश्न कि तारापोर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया। प्रभाकर जी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे, अभी क्लास जब मैं ऑफ कर, मतलब क्लास अभी क्लोज हो जाएगी कुछ देर में, तो आप कॉल कर लीजिएगा ठीक है। एक दो लोगों को एप्लीकेशन पे अभी समस्या आ रही है, तो जिसको भी एक दो लोगों को समस्या आ रही है वो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सरवन कुमार जी, हाँ बताइए। ठीक, राजेश कुमार सिंह जी, सरवन कुमार जी, ठीक है, रत्नेश कुमार जी, प्रभाकर जी, ज्योति जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, कांता प्रसाद जी, तस्नीम खान जी, नौसाद अली जी, विकास कुमार मिश्रा जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, ज्योति चौरसिया जी, ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, अंशु वर्मा जी, मीनू यादव जी, भगवंती जी, सुंदरी कुमारी जी, रूपाली जी, नैना यादव जी, राकेश विंद जी, अक्षय जी, नीलिमा कुमारी जी, रवि कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग पहले एक बार लाइक और शेयर तो करिए। देखिए कहाँ पे लाइक और शेयर है भाई, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतना भी लाइक शेयर नहीं। फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता, हमारे पूर्वज का की क्या है, कम से कम एक लाइक शेयर कर देंगे तो ये फ्री का ज्ञान नहीं होगा। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या ठीक है, ठीक। तो तारापोर समिति का गठन जो किया गया था वो आरबीआई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आरबीआई के द्वारा किया गया था। और ये कहा गया कि पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित आप अपने विचार को बताइए और सरकार के समक्ष रखिए कि किस तरीके से इस प्रणाली को हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और याद रखना पड़ेगा आपको कि तारापोर समिति का गठन जो होता है वो 2 बार होता है। पहला जो होता है वो कब होता है, पहली बार इसका गठन कब होता है, वो होता है 1957 में, और दूसरी बार कब होता है, 2006 में, ठीक है। पहला 1997 में और दूसरी 2006 में, ठीक है ना, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। अगला, और एप्लीकेशन पे क्लास हो रही है, आज से सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे शुरू हो गई है। आप लोग अपने अपने समय के अनुसार क्लास को ज्वाइन किया करिए। जिसको भी समस्या है मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर ले। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिकार्डो के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आलोचना गलत है।
कौन सी आलोचना गलत है, मतलब किस संदर्भ में आलोचना नहीं की गई। अब रिकार्डो साहब का अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर जो आप पढ़े होंगे तो रिकार्डो साहब कहते हैं कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं और लाभ कमाते हैं। तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण ही दो देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं और लाभ कमाते हैं, जिसके अंतर्गत इसको और किस नाम से जाना जाता है, 2x2 मॉडल। कभी कभी पूछता है 2x2 मॉडल कौन है, तो 2x2 मॉडल है रिकार्डो का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके अंतर्गत 2x2 का मतलब क्या हो गया कि दो देश हैं और दो ही वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग को लगता होगा कि सर जी क्यों दो ही देश की बात करते हैं, तो भाई अर्थशास्त्रियों ने, कई सारे अर्थशास्त्री जो है वो केवल दो देश की बात करते हैं ताकि उनकी जो थियरी है उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये 2x2 मॉडल है, अर्थात दो देश हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। ठीक है, श्रम जो है उत्पादन का क्या है, एकमात्र साधन है। उसके बाद अगली मान्यता क्या याद आनी चाहिए कि दोनों देशों की जो रुचि है वो समान है। ठीक है, दोनों लोग एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, रुचि क्या है, समान है। उसके बाद अगली इनकी मान्यता क्या होगी कि प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी जो है वो स्थिर है। तकनीक जो है, तकनीक को इन्होंने क्या माना, स्थिर माना। तकनीक को इन्होंने क्या माना, स्थिर माना। और फिर उन्होंने क्या कहा कि दो देशों के बीच व्यापार स्वतंत्र रूप से हो रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मुक्त व्यापार नहीं है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये गलत पूछ रहा है। और इन्होंने क्या कहा था कि व्यापार जो होगा वो मुक्त होना चाहिए, व्यापार मुक्त होना चाहिए, अर्थात एक देश दूसरे देश से व्यापार करे और उस किसी भी देश की सरकार किसी भी प्रकार का ना ही कोटा लगाए, ना ही प्रशुल्क लगाए, अर्थात ना ही आयातित निर्यातित वस्तुओं पे कोई टैक्स लगाए। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे दो देश क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताइए। फिर क्या बताया, परिवहन लागत का अभाव भी तो बताया था ना, सच्ची सच्ची बताइए कि जो मैं बोल रहा हूँ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परिवहन लागत का अभाव बताया कि नहीं बताया, कहा ना कि परिवहन लागत की अनुपस्थिति होगी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सभी साधन जो हैं वो पूर्णतया रूप से रोजगार में लगे हुए हैं और श्रम की सभी इकाइयां समरूप हैं और अपरिवर्तित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रम की सभी इकाइयां समरूप हैं और अपरिवर्तित है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन हैक्सर ओहलिन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की मान्यता नहीं है। अब हैक्सर ओहलिन क्या साहब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताइए। कहते हैं ना कि दो देशों में साधन संपन्नता में भिन्नता के आधार पे ही दो देश क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, श्रम की इकाइयां समरूप होती हैं और अपरिवर्तित होती हैं। चलिए क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा भाई। हैक्सर ओहलिन की बात हो रही है, तो हैक्सर ओहलिन का जो मॉडल है वो 2x2 मॉडल है। अब जो गहराई को नहीं समझेगा वो फिर समझ लीजिएगा। अब पूछा जाता है कि ये बताइए कि 2x2 मॉडल कौन सा है। रिकार्डो का तो 2x2 था कि दो देश है दो वस्तु है। अब हैक्सर ओहलिन का 2x2 मॉडल है जिसमें इन्होंने क्या कहा, दो देश हैं दो वस्तु हैं और उत्पादन के दो साधन हैं। ठीक है, 2x2 का मतलब क्या हुआ कि दो देश हैं दो, 2x2 का मतलब क्या हुआ, 2x2 इसका क्या मतलब हुआ कि दो देश हैं, दो देश हैं। ठीक है, दो देश हैं, उसके साथ साथ दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, दो वस्तु है और उत्पादन के जो साधन है वो भी दो हैं, उत्पादन के साधन दो हैं, उत्पादन साधन दो हैं। अब उत्पादन के साधन दो कौन कौन से हैं, तो उत्पादन के साधन दो कौन कौन से हैं, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी। एक श्रम है दूसरा है पूंजी। अर्थात अगर तो मान लीजिए कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत है। ठीक है, तो अमेरिका भारत दो देश हो गए।
तो अमेरिका के पास भी श्रम है और अमेरिका के पास भी पूंजी है। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास श्रम है, लेकिन चूंकि अमेरिका विकसित है तो अमेरिका के पास श्रम कम है और इसके पास पूंजी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की बात की जाए तो भारत में श्रम की मात्रा ज्यादा है और पूंजी की मात्रा कम है। श्रम की मात्रा ज्यादा है और पूंजी की मात्रा कम है। भारत में श्रम ज्यादा है और पूंजी की मात्रा कम है। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत जो है, भारत के पास चूंकि श्रम ज्यादा है तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को देना चाहिए, और अमेरिका के पास चूंकि पूंजी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब फिर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कौन? लियोनतीफ साहब आते हैं, लियोनतीफ साहब विरोधाभास दे देते हैं। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं कि अरे भाई, अमेरिका के पास पूंजी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी ये श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। तो लियोनतीफ विरोधाभास, यही हेक्सर ओलिन का वो खंडन करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि साधन गहनता प्रतिलोमता की अनुपस्थिति होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो साधन होते हैं ना उसको बदला नहीं जा सकता है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उसे बदला नहीं जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दो अंतराल मॉडल निम्न क्षेत्र का है। दे अंतराल मॉडल किसने दिया था? किसी को याद है? दे अंतराल मॉडल किसने दिया था? किसी को याद है कि भूल गए सर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए सर, मजा आना चाहिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ठीक। दे अंतराल मॉडल किसने दिया था सर? चेनरी ने दिया था ना, चेनरी साहब के द्वारा दिया गया था ना। ठीक है। दे अंतराल मॉडल में दो बातें करते हैं। पहला बात क्या करते हैं? चेनरी साहब ने बचत विनियोग अंतराल, बचत विनियोग अंतराल, और दूसरा किसकी बात करते हैं? दूसरा किस प्रकार के अंतराल की बात करते हैं? आयात निर्यात अंतराल, आयात निर्यात अंतराल, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। और इन दोनों अंतरालों को उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी प्रवाह के द्वारा इसे संतुलित किया जा सकता है, अर्थात इसे पूरा किया जा सकता है। अर्थात बचत विनियोग में जो अंतराल हुआ है या जो आयात निर्यात में अंतराल आया है, इसे विदेशी पूंजी के द्वारा इस अंतराल को पूरा किया जा सकता है। तो जितने लोग भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अर्थात ए की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब बचत विनियोग अंतराल क्या होता है, आयात निर्यात अंतराल क्या होता है, अगर जो इन सारी चीजों को बताया जाए तो भाई बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र आर्थिक विकास और असमानता के मध्य संबंध को दर्शाता है? ठीक, इजी सी बात है यार। आर्थिक विकास और आय असमानता को कैसे दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा, ठीक है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा ही तो आय असमानता को बताया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बस अब आज के सेशन में इतना ही। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं उसको कल किया जाएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके आज सही हुए, ठीक है। और जो हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी की क्लास पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो
बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, समय समय पे देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए और फिर इसका फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आपको अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है तो भी आपको नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैचेज उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड में जो जेट की परीक्षा है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट की परीक्षा के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए लेक्चरर और एलटी के लिए अलग अलग बैच है। अलग अलग राज्यों में जो लेक्चरर और एलटी की परीक्षा होती है उसका बैच आपको मिल जाएगा। जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब सभी बैच आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की क्वारी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कल एप्लीकेशन पे, फिर मिलते हैं यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।